नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल एग्जाम लीजेंड्स यूपीएससी में देखने को मिल जाएगी। ठीक, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ जो कि एनसीईआरटी में नहीं भी कवर की गई है वो भी हमने उसमें कवर कर दिया है। तो आप लोग उस लेक्चर को, जितने भी है क्लास 6 के लेक्चर को, वो देखना मत भूलना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, जिस हिसाब से आजकल पैटर्न वनडे एग्जाम का भी सेट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग वो लेक्चर जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से बताया गया है। हमने आपसे पहले कहा है कि जो एनसीईआरटी है वो क्या है, वो एक समरी है। एनसीईआरटी एक समरी है, इसलिए उसको डिकोड करके पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके हर एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट करने के बाद क्लास 7 की स्टार्ट हो गई है, जिसका पहला चैप्टर भी कवर कर दिया है। ठीक, हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं इसका पहला चैप्टर। आज दोस्तों उसका जो सेकंड चैप्टर है, हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें पढ़ना क्या है, देखिए हम लोगों को ये तो पता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो पृथ्वी है बाहर किस तरह से उसका जो शेप है वो चेंज होता है, कैसे इरोजन के द्वारा। ठीक, इरोजन के द्वारा, अपक्षय अपरदन, और किसके द्वारा, अपक्षय अपरदन, और जो हम लोग डिपोजिशन जो होता है, निक्षेपण होता है, उसके द्वारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, उसके पहले अब देखिए इसमें क्या पढ़ना, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। बाहर तो पता चल गया, जैसे कि अपरदन हुआ। ठीक, पर्वत को काटा गया। पर्वत को क्या करती हैं, नदियाँ काटती हैं। जब पर्वत को काटा जाता है वो अपक्षय होता है, उसको वेदरिंग कहते हैं। ठीक, फिर वहाँ से क्या करती है नदियाँ, जो टूटे हुए जो पर्वत का पार्ट होता है, टूटे हुए पर्वत के या किसी भी चीज़ के, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ठीक, अपरदन मतलब उसको काट को ले जाती है, और फिर जहाँ पर उसको कहते हैं दोस्तों अपरदन या इरोजन। लेकिन फिर जब उसी को कहीं पर जाके जमा कर देती हैं, ठीक, या डिपोजिट कर देती हैं, तो उसी को कहा जाता है डिपोजिशन, निक्षेपण। इसी तरह हम लोगों ने देखा है कैसे हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है जो वो बना है। ठीक, सिंधु नदी का मैदान जितना भी है ये सब इसी प्रक्रिया से बना है। लेकिन आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्या गया है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है, एक डायनेमिक प्लैनेट है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो परिक्रमण कर रही है, उसकी दो गतियां, एक परिक्रमण, ठीक, एक परिक्रमण कर रही है, ठीक, किसकी, सूर्य के चारों तरफ, और एक अपने अक्ष के प्रति घूर्णन कर रही है, जिसको हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। मतलब कि ये हो गया रोटेशन, जो अपने अक्ष के परता घूम रही है ऐसे, और अपने अक्ष के परता घूमते घूमते वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। इसको हम लोग कह देते हैं रेवोल्यूशन, ठीक, या परिक्रमण गति। ऐसे आप लोग समझिए किसी का परिक्रमण करना, ठीक, तो वो परिक्रमण गति के अंतर्गति आ जाता है, या इंग्लिश में रेवोल्यूशन। इतना क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों जब आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, तो दोस्तों याद रखना जो हमारी पृथ्वी है वो प्याज की तरह, कैसे प्याज की तरह, वो अंदर भी उसमें गति हो रही है। ठीक भैया, जब हम लोगों ने देखिए क्लास 9th में जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ेंगे जो पृथ्वी थी भी एक पेंजिया। ये जो जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ये पहले एक तरफ थे, कैसे थे, पेंजिया। फिर इसी गति के कारण ये जो पृथ्वी के बीच में मैग्मा है वो मोल्टन फॉर्म में है। कैसा, मेल्टेड लावा है, मोल्टन मतलब कि मोल्टन फॉर्म में पिघला हुआ लावा है, जो इधर उधर गति कर रहा है। यहाँ से जो एनर्जी है वो बाहर आना चाह रही है, जिसके पीछे हम लोग पढ़ेंगे जिस रीजन से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये वाला जो ज्वालामुखी वाला चैप्टर है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे में हमारी बदलती पृथ्वी, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ होंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना आखिर क्यों जरूरी है और यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है। ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारी पृथ्वी के जो अंदर ये जो पार्ट है, जो अंदर, अगर पृथ्वी के अंदर जाओ, ऊपर तो सरफेस है, ठीक, सरफेस जो सबसे ऊपरी सतह उसको हम लोग भूपर्वती कहते हैं, जो कि मिट्टी की एक पतली परत से ढकी हुई है। ठीक, मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई है, वो तो पता है। अब लेकिन इसके अंदर क्या क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर पर्पटी है। ठीक, पर्पटी जो देखिए, अब पर्पटी भी देखिए 2 प्रकार की है। ठीक, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो गतिमान है। एक तो बाहर तो गति कर ही रही है, जो अपनी परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति वो तो कर रही है, ठीक, और बाहर से भी बदल भी रही है, बाहर शेप ले रही है, वो सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, समझ चुके हैं, जानते हैं। लेकिन पृथ्वी अंदर से भी गति कर रही है, जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, आंतरिक भाग है, ठीक, इसमें भी गति हो रही है। ठीक, इसमें भी गति हो रही है, समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, तो देखिए जो सबसे ऊपरी वाली परत है भैया, जैसे आप लोग प्याज को देखेंगे, प्याज
प्याज की एक परत हटाओ, दूसरी परत, तीसरी, ऐसे परत है ना, उसी तरह जो पृथ्वी भी है उसके भी अंदर काफ़ी परत है, जिसमें से हम लोग जो मेन परत है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जो कि क्लास 7 के एनसीईआरटी में बताया गया है। सबसे जो ऊपर है दोस्तों वो है भूपर्वटी, या जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट। सिंपल सी बात है, समुद्र की जो सतह है वो नीचे होगी, समुद्र गहरा है नीचे होगी, तो उसकी जो सतह है, ठीक, जो उसकी जो महाद्वीप जो उसकी जो सतह है, ठीक, वो थोड़ी कम गहरी होगी, ठीक, कम गहरी होगी, मतलब कि उसकी जो सतह है उसकी ऊंचाई कम होगी या मोटाई कम होगी। लेकिन ये जो है महाद्वीपीय सतह, इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। क्या है? इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। इसकी है 35 किलोमीटर दोस्तों, और समुद्री सतह की 5 किलोमीटर। तो याद रखना, अगर आज जो महाद्वीपीय सतह है या कितनी, इसकी मोटाई कितनी है, या कहते कि कितनी गहरी है, तो दोस्तों ये 35 किलोमीटर है। और जो समुद्री सतह की अगर बात आ जाए दोस्तों, ये कितना गहरा है, तो दोस्तों याद रखना ये 5 किलोमीटर गहरा है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी महाद्वीपीय संहति है ये किससे बनी हुई है दोस्तों? सिलिका प्लस एल्यूमिना। किससे बनी हुई है? सिलिका प्लस एल्यूमिना। याद रखना, सिलिका प्लस एल्यूमिना से बनी हुई है, और इसी को हम लोग कह देते हैं Cl। क्या कह देते हैं? Cl। C से सिलिका और L से एल्यूमिना। याद रखना। तो ये देखिए क्वेश्चन आ जाता है, अगर पूछ दे कि जो हमारी महाद्वीपीय संहति है, अगर इसकी मोटाई पूछ दे तो वो दोस्तों कितनी है? 35 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ दे कि इसकी ये मतलब कि ये किससे बनी हुई है, तो दोस्तों ये सिलिका प्लस एल्यूमिना से बनी हुई है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? Cl। ठीक, याद रखना, C से सिलिका, L से एल्यूमिना। ठीक, इतना क्लियर। अब जो ये समुद्री सतह है दोस्तों, ये 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। याद रखना, समुद्री सतह में पानी है, ठीक, तो उसकी जो सतह है वो तो नीचे ही होगी। ये तो क्लियर है, कन्फर्म है ना, लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं। अब ये तो 5 किलोमीटर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो इसकी सतह है, मतलब वो किससे बनी है? ये जो परत है, ये कौन वाली? ये जो पर्वती की जो समुद्री सतह वाली परत है, वो किससे बनी हुई है दोस्तों? वो बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। इसी को हम लोग कह देते हैं सीमेंट। क्या कह देते हैं? सीमेंट। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, इतना क्लियर हो गया। अब एक एक करके देखेंगे अच्छे से। अब ये जो बीच की परत है, ये मोल्टन फॉर्म में। कैसा है? ये पिघला हुए लावा फॉर्म में। कैसा है? द्रवित लावा। द्रवित लावा कैसा है? ये द्रवित लावा, मतलब कि ये पिघली, ये जो चट्टाने हैं सब चट्टान, लेकिन ये जो चट्टाने हैं वो पिघली हुई फॉर्म है। यही रीजन है कि दोस्तों ये एक इधर उधर गति कर रही हैं। क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। इसी वजह से जो हमारा महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप है वो भी गति कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, क्लास 9 में, और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो गोंडवाना भूमि से, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के कैसे ऊपर की तरफ गतिमान हुआ, और किस रीजन से? इसी जो पृथ्वी की आंतरिक गति है, जो पृथ्वी के अंदर गति हो रही है, उसी कारण कैसे वो उत्तर की तरफ बढ़ा, और ऊपर जाकर मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा, और वहाँ जाके एक जो बहुत भारी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, वहाँ पर जाके टकरा गया। और जो उसके बीच में एक टेथिस सागर था, ठीक, एक टेथिस सागर था, उसमें खूब सारे अवसाद बढ़े थे। क्यों बढ़े थे? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है करोड़ों साल में, कभी करोड़ साल में, लगभग 7 करोड़ साल लग गए। तो जो यूरेशियन प्लेट की जो नदियां थी, वहाँ से जो नदियां बह रही थी, उन्होंने, भैया हम लोग क्या पढ़ते हैं, नदी जो है वही इरोजन कर रही है, ठीक, अपने साथ जो है अवसाद ला के जमा करती है। तो टेथिस सागर में खूब सारे अवसाद बढ़े थे, बहुत सारे अवसाद बढ़ गए थे। तो जैसे ही अपनी प्लेट टकराई दोस्तों, तो जो अवसाद थे वो ऊपर उठ गए। देखिए, हमने पढ़ा था, एक कागज़ लिया था, ठीक, एक कागज़ रखिए, 1 मिनट रुको। ये दोस्तों जैसे कागज़ है, ठीक। अब हुआ क्या था दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट और ये अपनी इंडियन प्लेट, ठीक, ये मान लीजिए इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, जैसे ये दोनों आपस में टकराएं, और ये समझ लीजिए ये बीच में क्या है? ये बीच में सेडिमेंट है, अवसाद है, ठीक, जो भी भरे, जो कि टेथिस सागर में भर गए थे नदियों द्वारा। अब जैसे टकराई तो दोस्तों हुआ क्या, ये जो था ये ऊपर उठ गया। अब देखिए ये फोल्ड हो गया ना, इसीलिए कहा जाता है हिमालय जो हो फोल्ड माउंटेन है, मतलब कि वलित पर्वत है, ठीक, वलित पर्वत। और यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन। क्यों? क्योंकि अभी वो युवा पर्वत है, जल्दी ही उसका जो है मतलब कि जल्दी ही हिमालय बना हुआ है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेंटल है, मेंटल जो है दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या है लगभग 3200 किलोमीटर, ठीक, 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। और यहाँ जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई हैं। कैसे ही पिघली हुई हैं? पिघली हुई हैं, तभी दोस्तों ये क्या कर रही हैं? ये दोस्तों क्या कर रही हैं? ये पिघली हुई हैं, और इसी रीजन से ये गति कर रही हैं, ठीक, गति कर रही हैं।
मतलब इधर उधर गति कर रही हैं, इसी वजह से जितने भी महाद्वीप हैं वो भी गति कर रहे हैं या ऊपर की तरफ। हालांकि ये जो गति है इतनी कम होती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता। अब समझ लीजिए 7 करोड़ साल में इंडिया अपना जो दक्षिणी गोलार्ध में था, जो दक्षिण गोलार्ध में था, इस समय उत्तरी गोलार्ध में आ गया है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। तो इतना मतलब कि हर साल इतना कम बढ़ रहा है कि वो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है ना, और हम लोगों को अपने टाइम में तो एकदम नहीं समझ में आएगी। लेकिन जलवायु जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी से समझ में आ रहा है हम लोगों को। जो जलवायु परिवर्तन इतने साल में नहीं हुआ, 7 करोड़ साल में, वो इंसान ने अपने दम पर देखिए कितनी जल्दी कर दिया, मानना पड़ेगा इंसान को। अब देखिए दोस्तों, और बहुत अच्छी बात नहीं है ये, ठीक, समुद्र जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, पृथ्वी के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम लोगों ने कल पढ़ा था पर्यावरण, हम लोग क्या कर रहे हैं, मानव क्या करता है, मानव पर्यावरण में अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए या अपने स्वार्थ के लिए जो पर्यावरण का स्वरूप है उसमें बदलाव करता है। कैसे? जैसे कि पेड़ों को काट कर उसकी कुर्सी मेज बनाता है, ठीक, मेज बनाता है। जो भूमि जंगलों के लिए है, खेत है ना, जंगलों के लिए है, ठीक, पशु पक्षियों के लिए, उसमें खेती करता है, वहाँ पर अपना घर बना लेता है। हालांकि ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन जिस मतलब कि जिस तरह मानव कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत चीज़ है। वो क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि जो सब कुछ है वो हम ही लोगों के लिए है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उससे इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। जबकि हम लोगों को सतत विकास की तरफ बढ़ना है। सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास करना है जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उन पर ये जितना भी संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसमें इतना ज़्यादा इसका हम लोग दोहन ना कर लें कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी ना बचे, ठीक। तो हालांकि बहुत कुछ जो है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक, जिससे कि अपना काम भी चल जाए, ठीक, मतलब कि विकास भी ना रुके और ये जो पर्यावरण है इसका नुकसान भी ना हो, जलवायु का भी नुकसान ना हो, ठीक। अब लेकिन जागरूक हम लोगों को भी होना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, मेंटल आप लोग समझ गए, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3200 किलोमीटर, ठीक। अब याद रखना, ये क्या हो गया, ये होगी भूपर्पटी, हाँ, है ना, जो पृथ्वी के आयतन का लगभग खाली 1% है, ठीक, 1% है। ये हो गई हमारे मेंटल। इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों कितनी है, 3200 किलोमीटर। और ये जो है दोस्तों क्रोड, ये दोस्तों किससे बना है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये दोस्तों बना है निकिल और लोहा, निकिल और लोहा। किससे बना है दोस्तों, निकिल और लोहा, या कह सकते हैं निकिल या फेरस, इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों निफे। क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है, ठीक। और ये यहाँ पर जो ताप और दाब है बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में है। ताप और दाब जो है दोस्तों, ये जो परत है, कौन सी, ये वाली जो कोर वाली परत है, इसमें काफ़ी मात्रा में ताप, उच्च ताप हुआ उच्च दाब है ना, उच्च ताप हुआ उच्च दाब में बना हुआ है। तो ये जो निकल लोहा है उसी फॉर्म में कैसे बहुत ज़्यादा तापमान है यहाँ अंदर का, कैसा है, बहुत ज़्यादा तापमान है। और दोस्तों जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी त्रिज्या दोस्तों 3500 किलोमीटर है। कितना है, 3500 किलोमीटर। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, है ना, हालांकि आना नहीं चाहिए, इतना आप लोगों को पता होगा, समझ में आता होगा कि आप लोग पूछेंगे ये 3500 किलोमीटर है इसकी त्रिज्या और ये 3200 किलोमीटर है, फिर भी ये देखिए 84% आयतन, पृथ्वी का जो आयतन है परत का ये 84% और ये सिर्फ 15%, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों इसकी त्रिज्या जरूर ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना ज़्यादा हो गया, ये खाली इतने से भाग में है, और ये देखिए यहाँ तक पूरा है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अभी ये देखिए, ये जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक, और ये जो है ये ऐसा है। तो अब देखिए ये जो है ना इसका बहुत ज़्यादा है, इसका जो क्षेत्रफल है, या मतलब कहते हैं कि आयतन जो है, आयतन बोलेंगे, क्षेत्रफल क्यों नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये एक 3D फॉर्म है। कैसा, जो पृथ्वी है वो 3D फॉर्म है, 2D वाला नहीं है। तो दोस्तों जो इसका आयतन है वो कितना है, वो देखिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये देखिए ये अंदर ये कम होता चला जा रहा है, ठीक। इसका जो परिधि, अगर हम लोग इसको वृत्त मान लें तो इसकी जो परिधि है वो देखिए कम होते चली जा रही है, ठीक। और लेकिन इसकी देखिए काफ़ी चौड़ी है, एक तो ये, ठीक, इधर, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम या आयतन, इसका आयतन जाता है, इसलिए जो है 84%। हालांकि याद रखना इसकी जो त्रिज्या है वो इससे कम है, ये 3200 किलोमीटर और ये 3500 किलोमीटर, ठीक। इतना क्लियर हो गया, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो गतिमान है, ठीक। बाहर से तो गति कर रही है, परिक्रमण गति, और दूसरी परिभ्रमण। लेकिन जो पृथ्वी है वो अंदर से भी गतिमान है। अंदर से गतिमान का मतलब क्या है, इसकी जो प्लेटें हैं वो गतिमान कर रही हैं। क्या मतलब कि जो प्लेटें हैं वो गति कर रही है, गतिमान है, एक डायनेमिक प्लैनेट है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो क्लास 7 के हिसाब से बताया है उस अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए
ये जो पृथ्वी की भूपर्पटी वाला भाग है, पर्पटी क्रस्ट वाला भाग है दोस्तों, इसमें जो है ये जो है दोस्तों, ये जो पर्पटी वाला भाग है वो 3 चट्टानों से बना है। कैसे बना है? 3 चट्टानों से बना है दोस्तों। एक होती है आग्नेय सेल जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, एक होती है अवसादी सेल जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, एक होती है रूपांतरित सेल या इसी को हम लोग कह देते हैं कायांतरित सेल। क्या कह देते हैं दोस्तों? कायांतरित सेल। ये है, इसी को हम लोग दोस्तों कह देते हैं कायांतरित सेल, जिसको ठीक इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए ये जो आग्नेय सेल है वो कैसे बनती हैं। जो द्रवित लावा होता है पृथ्वी के अंदर का, जो द्रवित मैग्मा, लावा नहीं मैग्मा कहेंगे, ठीक, या हमने लावा बोल दिया था ना, वो मैग्मा याद रखना। अगर चट्टान जो है वो मेल्टेड फॉर्म में, ठीक, या पिघली हुई फॉर्म में है तो उसको हम लोग मैग्मा कहेंगे, लेकिन जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये जो पृथ्वी में मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर आकर पृथ्वी के बाहर आ जाता है और बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं? आग्नेय सेल, ठीक। उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय सेल। अब होता क्या है दोस्तों, अब ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका जो है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ठीक, जल द्वारा, हवा द्वारा, है ना, या किसी भी रूप में जब इनका क्या होता है? इरोजन होता है, अपरदन होता है। पहले तो इनका अपक्षय होगा, जब अपक्षय होगा मतलब कि वेदरिंग होगी तो ये जो है इससे तोड़ा जाएगा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, है ना, या किसी और गतिविधि द्वारा जो है ना, मानव गतिविधि द्वारा, है ना, या जंतुओं द्वारा, है ना, कि चलते हैं इधर उधर, तो क्या होगा दोस्तों? ये टूटेगी चट्टान। जब ये टूटेगी, अरे ऐसे आप लोग समझ लीजिए, आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक। इसके बारे में पहले आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, काफ़ी अच्छे से इसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, जो पर्पटी है, पर्पटी जो है वो 2 तरह से, एक है महाद्वीपीय संहति वाली, एक है समुद्री। अब सिंपल सी बात है, समुद्र नीचे है तो इसकी कम होगी 5 किलोमीटर, इसकी 35 किलोमीटर। ये बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से तो इसको सीएल कहते हैं, ये बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, इसको सीमे कहते हैं। और कोर वाली याद रखना बनी किससे? निकल प्लस फेरस, ठीक, या निकल प्लस लोहा से तो इसको क्या कहते हैं? निफे। इसकी जो मोटाई है दोस्तों 35, इसकी 5 किलोमीटर। मेटल के कितनी है? 3200 किलोमीटर। और याद रखना यहाँ पर जो है मैग्मा जो चट्टाने हैं वो पिघली फॉर्म में, ऐसे मोल्टन है, ठीक, मोल्टन रॉक्स हैं। मतलब कि जो ये जो है ये वाला जो भाग है पृथ्वी का ये पिघला हुआ है, ठीक। और जो कोर है वो दोस्तों उसकी त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है काफ़ी दाब, उच्च दाब और उच्च ताप है, काफ़ी उच्च दाब और उच्च ताप है। और दोस्तों अभी हम लोग सेल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग आग्नेय सेल पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए कि जो आग्नेय सेल है, जो मैग्मा है वो क्या बनता है? आग्नेय सेल बनता है। फिर आग्नेय सेल क्या बनता है दोस्तों? वो अवसाद बनता है। क्या बनता है भैया? जब ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा? अवसाद इससे निकलेंगे, अवसाद के रूप में बनेगा भैया। जब इससे निकलेगा अलग से टूट के जो है कंकर या पत्थर या महीन दानों के रूप में जब टूटेगा तो ये तो अवसाद इकट्ठा होंगे। फिर अवसाद दोस्तों जब दब जाएंगे, ठीक, अवसाद क्या होंगे? ताप व दाब से एक जगह दब जाएंगे, ठीक, आपस में चिपक जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? अवसादी चट्टान। हालांकि ये अवसाद से बने इसलिए इसको अवसादी चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट से बने तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है? अवसादी सेल जो है वो जब इस पर जो काफ़ी ताप और दाब पड़ेगा और भी उच्च ताप और दाब बनेगा तो ये अपनी जो है काया, ठीक, अपना जो ये समझ लीजिए कुछ इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा या अपना जो है वो रूप परिवर्तित करेंगे, ठीक, काफ़ी ताप व दाब में। तो इसी को कह देते हैं कायांतरित, या देखिए रूपांतरित, या अपना रूप परिवर्तन कर लेना, या इसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। अब दोस्तों जब ये फिर मान लीजिए कि किसी वर्ष जो है ये पृथ्वी के अंदर जाती हैं या कुछ भी होता है ऐसी जगह जाती हैं जहाँ काफ़ी इनको मैग्मा में बनना पड़ जाता है ना, या काफ़ी ताप या दाब का सामना करना पड़ता है इतना ज़्यादा कि वहाँ इनको फिर से मैग्मा रूप में आना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आग्नेय सेल हैं वो अवसाद बनती हैं। फिर जो अवसाद हैं वही अवसादी सेल बन जाते हैं, अवसादी सेल भी अवसाद बन सकते हैं। ये देख रहे हो भैया, अवसादी सेल भी तो टूटेगी तो वो भी अवसाद के रूप में हो सकते हैं। फिर जो अवसादी सेल है दोस्तों ये बन जाती है कायांतरित सेल, और अवसादी सेल डायरेक्ट मैग्मा भी बन सकता है, ठीक, याद रखना। सेल चक्र इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और फिर दोस्तों ये जो आग्नेय सेल है वो डायरेक्ट जो है, एक चीज़ याद रखना, आग्नेय और अवसादी दोनों जो है वो कायांतरित सेल बन सकती हैं। मतलब कि जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है ये दोनों जो है कायांतरित सेल के रूप में बन सकते हैं, ठीक, या रूपांतरित सेल डायरेक्ट बन सकती है। ये नहीं कि पहले आग्नेय सेल अवसादी बने फिर रूपांतरित बने। आग्नेय सेल अवसादी तो बनती हैं, ठीक, अवसादी सेल तो आग्नेय बनती है, लेकिन जो आग्नेय सेल है वो रूपांतरित डायरेक्ट जो है वो रूपांतरित चट्टान भी बन सकती है, ठीक, याद रखना। और आग्नेय सेल जो है इतना क्लियर हो गया। और कायांतरित सेल भी अवसाद तो देखिए कोई भी बन सकता है, ठीक, खाली किसको? मैग्मा को छोड़ के। कायांतरित सेल भी क्या है? अवसाद बन सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हो गया सेल चक्र, इतना हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे? आगे देखेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों एक एक करके आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेल मतलब कि इग्नियस रॉक, ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? इग्नियस। अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी होती हैं, अवसाद से बनी होती हैं, इसलिए इसे अवसादी सेल कहा जाता है। जो रूपांतरित सेल इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना रूप परिवर्तित करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? ये अपना रूप परिवर्तित करती हैं, काया चेंज कर लेती हैं, इसीलिए इसे रूपांतरित सेल कहा जाता है या कायांतरित सेल कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। और याद रखना ये जो है भू परपटी में ही होता है। क्या होता है? ये सब परपटी में। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो परपटी है, परपटी वाला हिस्सा। महाद्वीपीय संहति में ये कितनी है दोस्तों? ये है 35 किलोमीटर। और जो महासागरीय संहति है वहाँ कितनी है? ये 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय संहति में कैसे बनी है? ये बनी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीएल मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिना से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीएल। लेकिन जो महासागरीय है वहाँ इसको क्या कहा जाता है? सीमेंट मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, ये सब याद रखना, भूलना मत। महाद्वीपीय सीएल और महासागरीय सीमेंट, और जो कोर है वो निकल प्लस फेरस या निकल प्लस लोहा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल मतलब कि पहले आग्नेय सेल के बारे में समझ लो, जो कि अभी हम लोगों ने बात कर ली थी। होता क्या है? जो द्रवित मैग्मा होता है जो पृथ्वी के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैग्मा है वो मोल्टेन फॉर्म में, मतलब कि मैग्मा एक काफ़ी जलता हुआ, जिसको हम कह सकते हैं लावा। ठीक, जलता हुआ लावा क्या कहलाता है? मैग्मा। जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, ठीक, तो उसी को क्या कह देते हैं हम लोग? लावा। ठीक, लावा। जब वो बाहर आ जाता है तो लावा हो जाता है। जब तक पृथ्वी के अंदर है ना, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। तो दोस्तों ये जो मैग्मा है, द्रवित मैग्मा मतलब कि मोल्टेन, ठीक, मोल्टेन जो मैग्मा है ये क्या होता है दोस्तों? ये ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बनती है। कैसे? जब ये द्रवित मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है। याद रखिए, पृथ्वी के बाहर भी आ जाता है और कुछ जो होता है वो पृथ्वी की सतह के अंदर ही रह जाता है। ठीक, जो पृथ्वी के सतह के अंदर रहता है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वो उसको हवा पानी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं मिलेगा। जब दोस्तों ये सब नहीं मिलेगा, हवा पानी वाली चीज़ें, तो ये क्या होगी? ये जो अंतर्भेदी मतलब कि ये जो चट्टान है वो धीरे धीरे ठंडा होगी। जब धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना, तो दोस्तों क्या होगा? जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो दोस्तों ये बहुत बड़े दाने के रूप में होंगे। क्या होंगे? मतलब कि बहुत बड़े दाने के रूप में जो है इनका जो है वो बनेगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, पहले सेल चक्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। ठीक, सेल चक्र के बारे में दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया था। अब अंतर्भेदी आग्नेय सेल के बारे में और बहिर्भेदी आग्नेय सेल के बारे में जो है इतना सा सिर्फ समझ लीजिए कि अगर ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक, धीरे धीरे क्यों ठंडा होगा? देखिए, एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये आपको खुद से समझना होगा। जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल है ये तो क्लियर हो गया। जो आग्नेय सेल है वो इसके दो रूप हैं, एक है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, एक होगी बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय सेल किसे कहते हैं? ठीक, अंतर्भेदी आग्नेय सेल, ठीक, या इसे कहते हैं इंटोरियस रॉक। ठीक, इसे कहते हैं एक्सटोरियस रॉक। ठीक, इतना याद रखना, इसे कहते हैं इंटोरियस रॉक, इसे कहते हैं एक्सटोरियस रॉक। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल है दोस्तों, होता क्या है? अभी हमने बात की, जो मैग्मा है भैया, मैग्मा ही तो क्या बनता है? ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है, जो द्रवित मैग्मा होता है। अब जब ये जो मैग्मा है पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाए, ठीक, अंदर ही ठंडा हो जाए, तो इसको हम लोग कर देते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक, अंदर मतलब कि अंतर हो रहा है तो अंदर। ठीक, लेकिन अगर बाहर हो रहा है, ठीक, अगर पृथ्वी की सतह के बाहर ठंडा हो रहा है तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं बहिर, मतलब बाहर, तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल। तो ठीक, सिर्फ बस इतना सा अंतर है। अब जब ये दोस्तों अंदर ठंडा होगा, है ना, तो सिंपल सी बात है, इसको है ना हवा, है ना, और हवा पानी ये सब जो है नहीं मिल पाएगा काफ़ी मात्रा में। जब ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे दोस्तों ठंडा होगा तो होगा क्या? इसको आपस में जुड़ने का काफ़ी समय मिल जाएगा। भैया जब द्रवित है, आपस में जुड़ने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जब आपस में जुड़ने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? इनकी जो चट्टान होगी बड़े बड़े दानों वाली होगी। क्या होगा? बड़े बड़े आकार की होगी। ठीक, यही रीजन है, जो भी बड़ी चट्टान होती है इसको अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। देखिए ये याद रखना, क्योंकि उठा सकता है एग्जाम्पल, मतलब कि क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रेनाइट जो है वो किस प्रकार की आग्नेय सेल से बना है। पहले तो ये देखा ग्रेनाइट अवसादी सेल से है, आग्नेय सेल से, या रूपांतरित सेल से। ठीक, तो अगर सिंपल से पूछेगा तो आप लोग लगा देंगे आग्नेय सेल, लेकिन और अंदर पूछना होगा तो ये दे देगा अंतर्भेदी आग्नेय सेल की बहिर्भेदी आग्नेय सेल। तो आप लोग बता देना अंतर्भेदी आग्नेय सेल है, वही ग्रेनाइट का जो है वो बना है। ठीक, याद रखना।
अब ये जो दोस्तों बहिर्भेदी आग्नेय शैल है, ये पृथ्वी की सतह पर आया द्रवित लावा जो तेजी से ठंडा होकर, सिंपल सी बात है, अब ये जब बाहर आ जाएगा तो ये वायु के संपर्क में आ जाएगा, पानी है ना, बारिश होगी, पानी आने के संपर्क में आएगा तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा होगा। जब बहुत ही जल्दी ठंडा होगा दोस्तों तो इसको जो है आपस में जुड़ने का समय नहीं मिलेगा, है ना, तो ये बहुत महीन दानों में बनेगा। कैसा बनेगा? ये महीन दानों में। रॉक का ये इसका आविष्कार कैसे होगा? महीन दानों के रूप में होगा। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। यह याद रखना, क्वेश्चन देखिए किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, इसीलिए हम हर एक चीज़ इसमें आपको बता रहे हैं। ठीक, याद रखना, जब धीरे धीरे ठंडे वाली बात आ जाए, ठीक, तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल। मोटे दानों वाली बात आ जाए तो अंतर्भेदी आग्नेय, लेकिन अगर महीन दानों वाला पूछ दे तो याद रखना दोस्तों बहिर्भेदी आग्नेय शैल। और ये भी याद रखना, अगर ये अंदर है तो इसको जुड़ने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना, तो ये बड़े फॉर्म में बनेगा, बड़े दानों के रूप में, और ये महीन दानों के रूप में, ठीक, क्योंकि तुरंत ठंडा हो जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है दोस्तों, याद रखना, इतना समझा गया। अब बहिर्भेदी आग्नेय शैल का दोस्तों वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, तो एक बेसाल्ट जो है, और याद रखना है जो दक्कन का पठार है हमारा, जो दक्कन प्लेटू है, ठीक, जो दक्कन प्लेटू है, याद रखना वो किससे बना है? दक्कन प्लेटू पठार को इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं, याद रखना। जो दक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट के चट्टान से बना है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, याद रखना, पूछ देगा कि जो दक्कन प्लेटू है वो कैसे बना है। तो दोस्तों एक तो याद रखना बहिर्भेदी आग्नेय शैल थे, या पूछ देगा कि बेसाल्ट, तो याद रखना बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, ठीक, याद रखना। अब बेसाल्ट क्यों है? इसमें बेस जो है, बेस की मात्रा, अब देखिए आग्नेय शैल भी कुछ होती है, चट्टान जो होती है वो बेस वाली होती है, कुछ मतलब कि वैसी होती है, अम्लीय होती हैं। तो याद रखना ये बेस इसमें ज़्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? बेसाल्टिक लावा। ठीक, ये बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, लेकिन हमने आपको अपनी तरफ से बता दिया। अब दोस्तों याद हो गया, इतना समझ गए। आग्नेय शैल, द्रवित में देखिए 3-4 बार इसलिए कहते हैं कि आप लोगों का जो माइंड है ना, अगर एक बार भटक गया तो एक बार फिर से आ जाए। यहाँ पर आग्नेय शैल आप ही से कह रहे हैं, देख लो इधर, आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा ठंडा होकर, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होता है वही क्या बनाता है? आग्नेय शैल। अब जब ये अंदर ठंडा हो जाए तो ये बन जाएगा अंतर्भेदी आग्नेय शैल, जब ये बाहर ठंडा होगा तो यही बन जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय शैल। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, और इसका क्या है? दक्कन का पठार, जो कि बेसाल्टिक चट्टान से बना हुआ है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे अवसादी शैल क्या होता है। अब दोस्तों ये जो एक याद रखना, अब जैसे मान लीजिए ये बन गया, ठीक, आग्नेय चट्टान बन गई। ये मान लीजिए कि आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान से कुछ बना है, ऐसा शेप बना। अब यहाँ तो दोस्तों मान लीजिए कि हवा पानी कुछ करके क्या होगा, इस ये जो मतलब कि चट्टान है इसका कटान होगा, ठीक, इससे टूटेंगे कुछ चीज़ें, मान लीजिए जानवर जाना है उससे टूटेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत लंबे टाइम में होती हैं, ठीक, तो पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम में होने के कारण बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये टूटा यहाँ से, ये यहाँ पर जो है एक जगह, ये मान लो यहाँ पर टूट के ऐसे हो गया, ठीक। अब दोस्तों होगा क्या, ये जो टूटना होता है इसी को कहते हैं चट्टानों का टूटना, ये जो टूटता है इसी को कहते हैं अपक्षय। याद रखना, हर एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है अपक्षय, और अपक्षय को ही दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेदरिंग, ठीक, याद रखना क्या कहते हैं? वेदरिंग, ठीक, इसी को कहते हैं अपक्षय। अब दोस्तों होगा क्या, ये जो चट्टान है इसको हवा पानी, है ना, या जानवरों द्वारा ये लुढ़क कर, या मान लीजिए किसी तरह लुढ़की आपस में टकराई तो ये टूटेंगे, ये टूट के इधर से उधर जाएंगे। क्या होगी दोस्तों? ये इधर से उधर जाएंगे, टूट कर बिखर कर इधर से उधर जाएंगे। जब ये इधर से उधर जाएंगी तो यही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या, इसको कह देते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन, इरोजन, ठीक, इधर से उधर जाना। या मान लीजिए ये जो हवा है इसका और अपर्दन करेगी, इसको और थोड़ा सा तोड़ के हवा द्वारा इधर से उधर बहा ले जाएगी नदी, तो यही कहलाता है अपर्दन, ठीक, अपर्दन। इतना क्लियर हो गया, अपर्दन। और फिर वो जो टूट जाता है, जो महीन दाने होते हैं जो टूट जाता है वो एक जगह जाके नदी या हवा द्वारा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक, इकट्ठा कर दिया जाता है। इसको कह देते हैं दोस्तों निक्षेपण या डिपोजिशन, ठीक, डिपॉजिट कर दिया गया है ना, तो इसी को कह दिया जाता है डिपोजिशन या निक्षेपण। इतना क्लियर हो गया। तो अपक्षय अपर्दन और जिसको क्या कहते हैं, अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण, इसमें आप लोगों को फर्क पता चल गया होगा। तो यही दोस्तों यही बात कर रहा है, जो अवसादी चट्टानें हैं, ये जो आग्नेय शैलें में लुढ़क कर, है ना, लुढ़क कर आपस में टकरा कर हवा पानी, है ना, किसी के द्वारा इधर से उधर ले जाया जाता है ना, अवसाद के रूप में, है ना, अवसाद के रूप में इधर से उधर ले जाया जाता है। तो दोस्तों ये क्या बन जाता है? एक जगह, भैया अवसाद पहले क्या बना, इसका अवसाद बना, टूटा, है ना, फिर जब ये एक जगह इकट्ठा कर दिया गया या ताप व दाब इसमें पड़ा, है ना, तो आपस में जुड़े, तो दोस्तों क्या हो जाता है? ये बन जाती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पाया जाएगा, मतलब कि बन सकता है, ठीक, हम लोग अवसादी चट्टान के बारे में बात कर रहे थे, ठीक, या इसी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स।
अब दोस्तों होता क्या है, जब ये जो है आग्नेय सेल, अब जब होगा क्या दोस्तों, जब हवा द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा इसको उड़ाकर नदी द्वारा कहीं दूसरी जगह डाला जाएगा, तो सिंपल सी बात है, पहले उस भूमि पर या उस सतह पर कुछ पेड़ पौधे होंगे, कुछ जीवाश्म होंगे, है ना, कुछ जंतु की हड्डियाँ होंगी, पेड़ पौधों के कुछ अवशेष होंगे, ठीक। तो वो क्या होंगे, इसी के अंदर आके दब जाएंगे, इसी के अंदर आके दब जाएंगे, ठीक। तो याद रखना, इसी के अंदर दब जाएंगे, फिर क्या उनमें कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबे समय में उनमें कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण वो जो अवशेष होते हैं क्या बन जाते हैं, खनिज के रूप में बन जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, ठीक। पेट्रोलियम और कोयला इसी का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जीवाश्म, इंग्लिश में फॉसिल्स, क्या कहते हैं, फॉसिल्स, ठीक। जो जीवाश्म है या फॉसिल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना वो अवसादी सेल में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा, ठीक, याद रखना आप लोग। अब फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे रूपांतरित सेल। अब ये जो आग्नेय चट्टान है या ये जो अवसादी सेल है, इन दोनों पर बहुत ताप व दाब पड़ता है, जब, है ना, जब बहुत ताप व दाब के कारण इनके काया में परिवर्तन हो जाए, इनके रूप में परिवर्तन हो जाए, ठीक, या इनके कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो जाए, तो इसी को दोस्तों कह दिया जाता है रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल, ठीक। याद रखना, इसी को क्या क्या कह दिया जाता है, रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। क्यों, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना दोस्तों, एग्जाम्पल है, एक है बलुआ पत्थर, ठीक। देखिए अगर इसका पूछ दे कहाँ गया, अवसादी चट्टान, इसका एग्जाम्पल याद रखना, अवसादी चट्टान का जो एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, क्या है, बलुआ पत्थर, ठीक, बलुआ पत्थर, ठीक, बलुआ पत्थर याद रखना, बलुआ पत्थर। अब बलुआ पत्थर से कौन बना हुआ है दोस्तों, जो लाल किला है, कहाँ का, दिल्ली का जो लाल किला है, तो दोस्तों याद रखना वो किससे बना है, बलुआ पत्थर, ठीक। रेड फोर्ट, ठीक, दिल्ली, याद रखना, दिल्ली का जो लाल किला है वो किससे बना हुआ है, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर पर जब बहुत अधिक ताप हुआ, दाब पड़ा, तो यह क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। क्या बन जाता है, संगमरमर। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं, शायद को पूछ दें, जो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित मतलब कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये किससे बना है, तो दोस्तों याद रखना, ये जो आग्नेय है, ठीक, आग्नेय और ये अवसादी, ये जो है ये बना है लैटिन शब्द, ठीक, किससे बना है, लैटिन शब्द। ये बना है इग्नेसियस और ये बना है किससे, सेडिमेंट्स, ठीक, किससे बना है, सेडिमेंट्स से। तो याद रखना, इसका मतलब होता है अग्नि, आग्नेय का मतलब होता है दोस्तों क्या, अग्नि, क्या होता है, अग्नि, याद रखना। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, ये किससे बना है, लैटिन वर्ड। हालांकि ये सब आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक। एनसीईआरटी भी आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए, ठीक, तो आप लोगों का रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। ये जो लैटिन वर्ड है, आग्नेय और अवसादी, ये बने हैं लैटिन शब्द से। आग्नेय का मतलब, इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, ठीक, इसका मतलब क्या है, अग्नि, ठीक, याद रखना, इग्नेसियस, इसका मतलब होता है दोस्तों अग्नि, ठीक, अग्नि, ठीक, या इसी को कहते हैं फायर, ठीक, फायर, याद रखना, इसका मतलब होता है दोस्तों अग्नि। और जो अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्स, ये किससे बना है, सेडिमेंट्स, याद रखना, सेडिमेंट्री है तो इतना याद रखिए, सेडिमेंट से बना है, ठीक, इतना आप लोग समझ जाएंगे। और ये भी क्या है, लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब कि स्थिर रहना। क्या होता है इसका मतलब, स्थिर रहना, ठीक, स्थिर रहना, या इसी को कह देते हैं इंग्लिश में सेटल डाउन, आप लोग याद रखना। और ये जो रूपांतरित सेल है दोस्तों, ये बना है ग्रीक वर्ड से, याद रखना। ये जो मेटामॉर्फिक है, ये बना है मेटामॉर्फस से। किससे बना है दोस्तों, मेटामॉर्फस, मेटामॉर्फस है, और वो भी कैसा, ग्रीक, याद रखना, ठीक, ग्रीक। इसका अर्थ दोस्तों होता है चेंज इन फॉर्म, ठीक, चेंज इन फॉर्म या रूप में परिवर्तन, ठीक, याद रखना। इसका क्या मतलब होता है, हालांकि इसके नाम ही के अनुसार है, चेंज इन फॉर्म या रूप में परिवर्तन, ठीक, इतना आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लेना। तो देखिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना है, जो रूपांतरित सेल है, ये आग्नेय और अवसादी सेल, जब ये बहुत ताप और दाब इन पर पड़ता है दोस्तों, तो ये अपना रूप परिवर्तित करते हैं, तब ये बन जाते हैं रूपांतरित सेल। याद रखना, आग्नेय और अवसादी दोनों ही कायांतरित सेल में बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक, इतना याद रखना, ठीक। अच्छा अब देखिए सेल चक्र जो हम लोगों ने बात की थी, वो भी अब आप लोगों को अच्छे से समझाएगा। भैया होता क्या है, मैग्मा
मैग्मा क्या आता है, जब पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक, ठंडा होता है, तो दोस्तों क्या होता है, ये आग्नेय शैल बन जाता है। फिर आग्नेय शैल हमने क्या किया, टूट के लुढ़क के, है ना, बिखर के इधर से उधर हवा पानी द्वारा, है ना, ये जो अवसाद बनते हैं, क्या बनते हैं, इनका अवसाद बनता है, ये सेडिमेंट होते हैं, फिर ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, आपस में मिलते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, ज्वाइंट फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अवसाद। ताप और दाब इन पे पड़ता है ना, तो ये जो है अवसादी चट्टान बन जाता है। हालांकि अवसाद से बनी हुई चट्टान है, ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टान। अब देखिए यहाँ पर डबल तीर लगी है, ठीक, इधर इधर और इधर दोनों तरफ है निशान, तो मतलब है, इसका मतलब है मैग्मा जो है आग्नेय शैल बन सकता है और आग्नेय शैल मैग्मा बन सकता है। फिर आग्नेय शैल अवसाद बन सकता है, ठीक, आग्नेय शैल जो है वो अवसाद बन सकता है, ठीक, और अवसाद जो है वो आग्नेय शैल नहीं बनेगी, याद रखना। फिर जो अवसाद है दोस्तों, ये अवसादी शैल बन सकता है और अवसादी शैल जो है वो अवसाद बन सकता है, ठीक, याद रखना। अवसाद दोनों ही बन जाएंगे, और अवसादी शैल अवसाद बन सकता है, और जो अवसाद है वही तो अवसादी शैल बनता है, ये तो पक्का है ना, ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हैं भैया। अवसाद से अवसादी शैल बनेगी, इसीलिए यहाँ आगे नहीं लिखा गया है, अवसाद से अवसादी शैल बनेगी, ठीक, समझ में आया। अब दोस्तों देखिए, अवसादी शैल से जो है वो कायांतरित शैल बनेगी, ठीक, क्या बनेगी, अवसादी और आग्नेय से दोनों से कायांतरित शैल बन जाएगी। ये देखिए, आग्नेय से बननी कायांतरित शैल और अवसादी से क्या बननी, कायांतरित शैल। और अवसादी शैल भी दोस्तों क्या बन जाती है, मैग्मा बन सकती है, और कायांतरित शैल भी मैग्मा बन सकती है। इतना तो आप लोग खाली जो ये इसकी जो डायरेक्शन उसको फॉलो कीजिए, आप पूरा जो शैल चक्र है वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक, समझ जाएंगे। इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर ही सकते हैं, है ना, समझ जाएंगे। इसी को कहते हैं शैल चक्र या रॉक सर्किल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए, याद रखना, विश्व की जो सबसे गहरी खान है, विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, जो लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। कुछ फैक्ट यहाँ पर आप लोग समझ लेना, जैसे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों कितनी है, 6371 किलोमीटर, याद रखना 6371 किलोमीटर। अगर पृथ्वी के केंद्र में आप लोगों को जाना है तो 6371 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी, है ना, गहराई करनी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। क्यों, क्योंकि अब ये जो है, ये समझ लीजिए कहाँ गया, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो मेंटल है जो, वो समझ लीजिए कि पिघले हुए फार्म में है, इतना ताप दाब। अब जो पृथ्वी का केंद्र, जो कोर वाला भाग है, वहाँ तो बहुत उच्च मात्रा में ताप व दाब है, वहाँ तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, है ना, कोई भी चीज़ जो है वो जा ही नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ पर पहुँचना जो है असंभव है। अभी तो फिलहाल असंभव ही है, अब आगे का पता नहीं, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, याद रखना। विश्व की सबसे गहरी खान, ठीक, विश्व की सबसे गहरी खान, तो दोस्तों याद रखना कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका, ठीक, लगभग कितनी है ये, 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक, 4 किलोमीटर गहरी है, विश्व की सबसे गहरी खान है, याद रखना, ठीक। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा एक वर्ड आ जाएगा खनिज, खनिज किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना, खनिज वो पदार्थ होते हैं, ठीक, जो पृथ्वी के शैलों में पाए जाते हैं, जो शैल हैं उसमें पाए जाते हैं खनिज, ठीक, लोहा है ना, लोहा हो गए, लोहा, मैग्नीशियम, है ना, ये सब जितने भी चीज़ें हैं क्या है दोस्तों, खनिज है, क्या है, खनिज है। ये कहाँ पाए जाते हैं, सोना, ठीक, सोना चांदी सब खनिज है। तो दोस्तों याद रखना, खनिज किसे कहा जाता है, जिनका अपना एक भौतिक, एक निश्चित, याद रखना वर्ड याद रखना, एक निश्चित भौतिक व रासायनिक, एक निश्चित भौतिक गुण व एक रासायनिक जो है, रासायनिक जो परिवर्तन ये लोग करते हैं ना, एक रासायनिक गुण होता है, तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं खनिज, ठीक, एक अपना निश्चित भौतिक गुण और एक निश्चित रासायनिक गुण होता है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक। खनिज का मतलब आप लोगों को पता ही है, खनिज जैसे कि सोना चांदी लोहा ये सब खनिज फॉर्म में होते हैं। फिर इन लोगों को क्या किया जाता है, इनको बहुत से प्रोसेस से गुजार के इनको अपने मतलब कि वैसे फॉर्म में लाया जाता है, जैसा कि लोहा बनाया जाता है, ठीक, पहले वो आयरन, है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फेरस, यहाँ पर किस फॉर्म में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कोर वाला पढ़ा था, कोर किससे बना, निकल व फेरस है, उसी तरह निकल भी खनिज है। तो ये सब जो है पृथ्वी की सतह पर या शैल में पाए जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जिनका अपना एक निश्चित भौतिक व रासायनिक भौतिक गुण और रासायनिक संगठन होता है, याद रखना, जिनका अपना एक सर्टेन, है ना, फिजिकल वर्चू, मतलब कि जो भौतिक गुण है और जो रासायनिक संगठन है वो होता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार जल्दी से हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा शुरुआत से, हम लोगों ने पढ़ा, पहले ये सब हटा दे, है ना, फिर हम लोग समझते हैं। रुको दोस्तों,
देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में जो है दोस्तों सबसे बीच में क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये कोर है, ये कोर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर, कितनी है, 3500 किलोमीटर, ठीक। और फिर दोस्तों ये जो है ये हो गया मेंटल, क्या हो गया, मेंटल, मेंटल, ठीक। थोड़ा कोर और ज़्यादा बना ले, ये दोस्तों कोर हो गया, ये हो गया मेंटल, क्या हो गया, मेंटल, ठीक। और दोस्तों ऊपर वाला जो भाग इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट या कहते हैं भूपर्पटी, ये क्या हो गया, भूपर्पटी, ठीक, याद रखना आप लोग। ये हो गया दोस्तों भूपर्पटी। ये देखिए भूपर्पटी जो है वो समुद्र में कितना है, समुद्र में 5 किलोमीटर है महासागरीय संहति में, और जो महाद्वीपीय संहति है वहाँ 35 किलोमीटर, ठीक। वहाँ कितना है, 35 किलोमीटर, याद रखना। महासागरीय संहति 5 किलोमीटर, और इसको क्या कहते हैं, सीमे, क्या कहते हैं दोस्तों, सीमे, क्योंकि ये किससे बना है, सिलिकॉन, ठीक। ऐसे लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना, ये किससे बना है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना है, ठीक। याद रखना मैग्नीशियम को Mg कहते हैं और मैग्नीज Mn होता है, याद रखना, ठीक। अच्छा, महासागरीय संहति, एक होती है दोस्तों महाद्वीपीय संहति, ठीक, महाद्वीपीय संहति, ठीक, या कॉन्टिनेंटल मास जिसको कहते हैं। महाद्वीपीय संहति ये यहाँ कितनी होती है, ये 35 किलोमीटर तक होती है, कितनी होती है, 35 किलोमीटर। और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, Cl, क्या कहते हैं, Cl, ठीक, यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना, क्या कहते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों उसके बीच में क्या मेंटल पाया जाता है, जो कि मोल्टन लावा होता है, मतलब कि मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा के रूप में, जिसमें चट्टानें होती है, कैसे होती हैं, पिघले हुए मैग्मा के रूप में, जिसका फॉर्म होता है। फिर कोर पढ़ा था हम लोगों ने उसकी, अच्छा जो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है दोस्तों, वो 3200 किलोमीटर है, किसकी, मेंटल की, याद रखना, कितनी है, 3200 किलोमीटर। और जो है ना, और कोर की क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 3500 किलोमीटर, कितना पढ़ा था, 3500 किलोमीटर। ये दोस्तों 1% है, ये दोस्तों है 84%, है ना। और जो कोर है ये कितना है दोस्तों, 15%, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है क्योंकि रीजन चल रहा है जल्दी से। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था भूप्रकृति में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, सैल पाई जाती है। एक हो गया इग्नियस रॉक, आग्नेय सैल, दूसरा हो गया दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, दूसरा हो गया दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक जिसको अवसादी सैल कहते हैं। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक या सैल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित या केंद्रित सैल। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो आग्नेय सैल है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्भेदी, एक होती है बहिर्भेदी, ठीक। एक होती है इंटोरियस, एक होती है एक्सटोरियस। जो इंटोरियस होती है अंतर्भेदी सैल, ये पृथ्वी के अंदर ही जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है। पहले तो आग्नेय सैल समझ लो किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान दोस्तों किसे कहते हैं, जो मैग्मा बाहर आकर पृथ्वी के जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टान बनता है, ठीक, रॉक बनाता है, जो आग्नेय सैल में, मतलब जिसको क्या कहते हैं, आग्नेय सैल कहते हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है इग्नियस रॉक और दूसरी होती है दोस्तों मतलब एक होती है अंतर्भेदी सैल और दूसरी बहिर्भेदी आग्नेय सैल। अंतर्भेदी जब जो है मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होकर बड़े दानों का निर्माण करता है, बड़े दानों के रूप में फॉर्म होता है, उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सैल। इसका उदाहरण क्या था, ग्रेनाइट, ठीक, ग्रेनाइट। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बहिर्भेदी सैल। बहिर्भेदी सैल में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था बहिर्भेदी सैल में जब पृथ्वी की सतह के बाहर मैग्मा, द्रवित मैग्मा आकर ठंडा होता है, और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये वायु और जल के संपर्क में आ जाता है। बहुत जल्दी ठंडा होने के कारण इसकी जो संरचना होती है वो महीन दानों वाली होती है, याद रखना। महीन दानों वाला अगर स्टेटमेंट दे दे यूपीएससी या पीसीएस में, तो याद रखना वो बहिर्भेदी आग्नेय सैल है। कंफ्यूज मत होना, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि अभी आपको हलवा लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा तब अगर यही चीज़ रिवीजन ना करो तो बहुत भारी लगती है ना, टाइम खा जाती हैं सोचने में ही, है ना। तो इतना याद रखना, ये चीज़ क्लियर होगी दोस्तों। अब फिर उसके बाद दोस्तों याद रखना, ये जो बहिर्भेदी सैल वाला क्या था, बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट की चट्टान से कौन बना, दक्कन का, जो दक्कन प्लेटू है हमारा, दक्कन का पठार है, वो इसका एग्जाम्पल था। फिर दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा अवसादी सैल के बारे में। क्या अवसादी सैल के बारे में पढ़ा, यही जो आग्नेय सैल है ये लुढ़क कर, ये जो इसकी चट्टान होती है टूट कर लुढ़क कर आपस में टकरा कर हवा, वायु है ना, हवा पानी द्वारा इधर से उधर जो है कर दिए जाते हैं, फिर वहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इन पर ताप और दाब पड़ता है ना, ताप और दाब पड़ता है ना। तो वो जो ताप और दाब पड़ने के बाद फिर वो जो चट्टान बनती है उसको क्या कहते हैं, अवसादी सैल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है दोस्तों, इसका सब बेस्ट उदाहरण है बलुआ पत्थर। याद रखना क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। और एक चीज़ और याद रखना, जो जीवाश्म में फॉसिल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, और जीवाश्म किसी के भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे के, जंतु के, वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में,
सेडिमेंट्री रॉक्स में। याद रखना एक एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक। बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कर लेना। हालांकि एक चीज़ हम खुद 2 से 3 बार बोल देते हैं जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें घुस जाए। फिर दोस्तों देखो सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिया, इसका हो गया बलुआ पत्थर। फिर हम लोगों ने पढ़ा आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है, आग्नेय और जो अवसादी शैल है, ये बहुत उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या बन जाती है, अपने रूप में परिवर्तित कर देती है, कायांतरित है ना, मतलब काया चेंज कर देती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक या कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल। इसका बेस्ट उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे कि अच्छा बलुआ पत्थर का उदाहरण क्या देखा था हम लोगों ने, जो रेड फोर्ट है, दिल्ली का लाल किला है, वो किससे बना है, रेड लाल बलुए पत्थर से बना है। फिर हम लोगों ने दोस्तों जो कायांतरित सेल है, ठीक, कायांतरित सेल मतलब कि मेटामॉर्फिक सेल, इसका उदाहरण क्या था, जो दोस्तों चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, वो ताप और दाब के कारण अपना जो है रूप परिवर्तन कर देता है और वही बन जाता है संगमरमर। क्या बन जाता है संगमरमर। और जो चिकनी मिट्टी होती है वो उसका जो रूपांतर होता है, मतलब वो किसमें, वो स्लेट में रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, खनिज के बारे में पढ़ा। खनिज किसे कहते हैं, है ना, खनिज जिनका एक निश्चित भौतिक, है ना, भौतिक, जिनके एक निश्चित भौतिक गुण व निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, निकिल, है ना, ये सब क्या है। और जीवाश्म जो हम लोगों ने बात करी थी, जीवाश्म किस रूप में होते हैं, जैसे हम लोग देखा था कोयला, पेट्रोलियम, ये वही जीवाश्म होते हैं जो शैल के नीचे दबे रहते हैं, कौन सी, अवसादी शैल के नीचे। तो आई थिंक जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो चुकी होंगी। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कौन सी है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है उसका, मतलब कि नाम नहीं बताया गया है। जो सबसे जो गहरी खान है वो क्लास 7 में नहीं बताया गया, वो कौन सी दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ तक खोदी जा चुकी है, 4 किलोमीटर तक खुदाई की जा चुकी है, ठीक, खुदाई की जा चुकी है, ठीक, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, ठीक। इतना क्लियर हो गया। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा जो इग्नियस, याद रखना 3 वर्ड है, इग्नियस रॉक, ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो जो इग्नियस रॉक है वो इग्नेसस शब्द, और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो सेडिमेंटस शब्द से बना हुआ है। ये दोनों जो वर्ड हैं दोस्तों, कैसे वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड जो हैं वो लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसका मतलब है, इग्नेसस का मतलब है अग्नि, और जो दोस्तों सेडिमेंट है इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है स्थिर रहना, मतलब कि सेटल डाउन। इंग्लिश में क्या मतलब है, सेटल डाउन। और जो हमारा मेटामॉर्फिक मतलब है, ये मेटामॉर्फिक शब्द से मिला, ये याद रखना, ये ग्रीक वर्ड से बना, किससे बना है, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब दोस्तों क्या है, जिसका मतलब है दोस्तों, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। क्या होता है, चेंज इन फॉर्म या रूप परिवर्तन। हिंदी में क्या मतलब होता है, रूप परिवर्तन। तो आई थिंक सारी जो चीज़ें हैं आज क्लियर हो चुकी। क्लास 7 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड अवर अर्थ, वो आज दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे जब अगली क्लास में जाएंगे तो हम लोग इसका और विस्तृत रूप में इसके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। लेकिन याद रखना, अभी जैसे एनसीईआरटी चला रही है वैसे चलते जाइए, जिससे कि आपका जो मन है वो लगा रहे, आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्योग्राफी में बना रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक, हमारी बदलती पृथ्वी। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी कैसे होता है, कौन कौन सी तरंगे होती हैं, सब एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। करना क्या आप लोगों को, इस चैनल में बने रहना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आया हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे हमारी रीच बढ़ेगी दोस्तों। तो क्या होगा, हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाना और बहुत ज़्यादा डेडिकेट होने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।